हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त होंगे। आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इनके सबके बारे में हम आज सबसे पहले जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण? तो हमें सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? परिभाषा है दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरणों का ऐसा युग्म। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन? कि समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो। क्या हो? समीकरणों का ऐसा युग्म जिसके अंदर दो चर हो तथा दोनों चरों की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तथा दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है दो चरों वाला ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो। कितने चर हो? दो चर हो तथा दोनों चरों की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं जिसके अंदर दो चर होने चाहिए और दोनों की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो हम एक होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब आते हैं इसका व्यापक रूप। क्या था इसका व्यापक रूप? व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और हमारा यहाँ पर a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 ये क्या होते हैं? समीकरण के गुणांक है। ये यहाँ पर क्या है? समीकरण के गुणांक है। तो देखो, ये दो बातें ध्यान रख ली। दो बातें हमने कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले तो हमने पढ़ी कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चरों का ऐसा युग्म जिसके अंदर अधिकतम दो चर हो। ऐसे युग्म जिसके अंदर दो चर हो तथा दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पढ़ा था। अब इसके बाद हमने पढ़ा था व्यापक रूप। क्या पढ़ा था? व्यापक रूप। व्यापक रूप किसे कहते हैं? व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 यहाँ पर क्या है? समीकरण के गुणांक है। क्या है? गुणांक है। अब हम पढ़ते हैं नोट। नोट के अंदर आपको ध्यान रखना है, नोट के अंदर आपके एक नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। नोट के अंदर क्या कह रहे हैं? रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप रैखिक समीकरण का नोट क्या कह रहा है? कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा में होता है। जो भी ग्राफ के अंदर रैखिक समीकरण के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा में होगा। किसके अंदर होगा? जो एक सरल रेखा में होता है। किसमें होता है? एक सरल रेखा में। अब हम पढ़ते हैं समीकरण निकाय। समीकरण निकाय की कितनी स्थितियां हो सकती हैं? समीकरण निकाय निकालते हैं, इसके अंदर तीन स्थितियां हो सकती है। कितनी स्थितियां हो सकती हैं? तीन स्थितियां। केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहले क्या हो सकती है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। यानी a1 अपॉन a2 का मान बराबर नहीं होगा किसके? b1 अपॉन b2 के। तो देखो, ये बराबर नहीं होगा तो इसके अंदर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी। यानी जो दोनों रेखाएं वो एक दूसरे को काटेगी। क्या करेगी? एक दूसरे को काटेगी। तो इसके अंदर केवल एक हल होगा। कितने हल निकलेंगे इसके अंदर? इसके अंदर केवल एक हल होगा। और निकाय कैसे होंगे? संगत निकाय होंगे। कैसे निकाय होंगे? इसके अंदर संगत निकाय होंगे। यानी केस फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसके अंदर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी तथा इसके अंदर केवल एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा? केवल एक हल निकलेगा। और इसके संगत निकाय कैसे होगा? निकाय संगत निकाय होंगे। कैसे निकाय होंगे? संगत निकाय। अब हम चलते हैं केस सेकेंड के अंदर। किसके अंदर? केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या हमारे? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, जो कि बराबर है c1 अपॉन c2 के। इसके अंदर क्या होगा? दोनों रेखाएं संपात्य होगी। क्या होगी? दोनों रेखाएं संपात्य होगी। जैसे ये मेरे पास एक रेखा है, यह की रेखा, और इसी के ऊपर क्या होगी? दूसरी रेखाएं होगी। क्या होगी? संपात्य होगी। और इसके अंदर अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है तो इसके अंदर कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और निकाय कैसा बनेगा? संगत निकाय। कैसा निकाय बनेगा? संगत निकाय। ये थे हमारे
केस सेकंड। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड के अंदर क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, यानी a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, जबकि बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसके अंदर दोनों रेखाएं समांतर होगी। कैसे होगी, दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, समांतर होगी, और इसके अंदर कोई हल नहीं निकलेगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो कोई हल नहीं निकलेगा तो इसके अंदर क्या होगा, असंगत निकाय होगा। क्या होगा, इसके अंदर असंगत निकाय होगा। ये था हमारा इसका परिचय। और इसके अंदर हमें ध्यान रखना कि दो बीजीय पढ़नी है। परिचय गुणनखंड के अंदर कौन से बीजीय गुणनखंड के अंदर कौन कौन सी दो विधियां पढ़ेंगे, एक तो प्रतिस्थापन विधि। कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। एक पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। ये अब इसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, एक पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो क्योंकि अब ये ध्यान रखना, ये चैप्टर कितने नंबर का है, 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का। एक तो आएगा एमसीक्यू, एक क्या आएगा, एमसीक्यू। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन कितना आएगा, 1 नंबर का आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। इस साल आपको ध्यान रखना है कि इस साल आपके बोर्ड के अंदर ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा। एक तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, एक क्वेश्चन आएगा 1 लाइनर का, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जो कि प्रतिस्थापन विधि का हो सकता है, विलोपन विधि का हो सकता है। तो देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कियों की संख्या बताना। अब इसके अंदर हमें क्या बताना, लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी। तो पहले तो अंदर देखो तो सबसे पहले तो देखे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, यानी इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक तो हमें ध्यान रखना कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा। ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इसको कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आज हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। हम इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या नाम आ रहा है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी के अंदर लड़के भी होते हैं, छात्र भी होते हैं और छात्रा भी होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है लड़के और लड़कियां दोनों होती हैं स्टूडेंट के अंदर। तो हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि लड़के की संख्या x है, लड़के की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी मानेंगे हम, वही मानेंगे। क्या मानेंगे, एक को x मान लिया, दूसरे को हमने क्या मान लिया, वही मान लिया। अब इसको अंदर आ गया समीकरण बनाना। तो इसके अंदर कह रहे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो कुल कितने बच्चों ने भाग लिया था, 10 विद्यार्थियों ने। अब हमें पता नहीं लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। इसके बाद में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ये कह रही है लड़कियों की संख्या, मैं यहाँ पे लिख दूं लड़के कितनी है, y, जो कि लड़कों की संख्या कितनी है, x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब कौन अधिक है, सब ज्यादा कौन है, लड़कियां अधिक है। तो हम किसके अंदर प्लस 4 करेंगे, लड़कों के अंदर। किसके अंदर करेंगे, लड़कों के अंदर। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। एक बार वापस सुनो, ये कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है, y, तो मैंने लगा दिया y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़के के अंदर 4 जोड़ेंगे ना, तो वो लड़के और लड़कियां आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। हमें क्या करना, लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण y का मान। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे,
y का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। y बराबर क्या है x प्लस 4, यानी y की जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस 4। समीकरण 1 क्या कह रही है x प्लस y बराबर 10, तो इसके अंदर लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 10, क्या कहे बराबर का 10, तो हम लिखेंगे x में x कितने हो गए 2x बराबर 10, इधर प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4 लगेंगे, माइनस का 4 कितना गए माइनस का 4, तो हम क्या लिखेंगे 2x बराबर 6, क्या लिखेंगे 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, तो हमारे पास देखिए 2x बराबर 6, आगे इधर सोल्व करते हैं क्या आ रहा है 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आएगा 6/2, इससे ये कैंसिल कितना आएगा 3, यानी x बराबर कितना गया 3, यानी और हमने x किसको माना, x किसको माना लड़के को, यानी मेरे पास लड़के कितने आ गए बॉयज कितना आ गए 3। अब हम किसका नाम, अब किसका मान निकालेंगे y का मान, किसका मान निकालेंगे y का मान, इधर देखिए अब देखो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या आपके पास, समीकरण 2 है मेरे पास y बराबर x प्लस 4, क्या है y बराबर x प्लस 4 और x का मान कितना है 3, तो लिखेंगे y बराबर 3 प्लस 4, तो y बराबर 7, y बराबर 7, यानी मेरे पास GIRLS यानी गर्ल्स कितने आ गए 4। अब देखो बॉयज कितने आए 3, गर्ल्स कितने आ गए 7, इन दोनों को जोड़ो तो कितने हो रहे हैं 10, तो इसके अंदर बोले 10 स्टूडेंट है, तो हमें पता चल गया कि x का मान तो 3 आएगा, यहाँ लड़के 3 होंगे, लड़के कितने होगी 7 होगी, और इसके बाद में कह रहे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की कितनी संख्या आ रही है 7, जो कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देख लो लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है 3, 7 में से 3 गए कितने बच गए 4, तो लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है 4 अधिक है। इसी प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 है, यानी 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 है यानी 46 है, तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना। हमें किसका निकालना है 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्व, इसको क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्व के अंदर क्या लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, क्या लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हम क्या मानेंगे x है, कि माना कि पेंसिल का मूल्य क्या है x तथा कलम का मूल्य, और कलम का मूल्य कितना मानेंगे हम y, यानी एक पेंसिल का मूल्य x है तथा कलम का मूल्य कितना माना हमने y माना। तो हमारे पास अब हमें क्या करनी है दो समीकरण बनानी है, तो देखो 5 पेंसिल तो आ जाएगा 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50, और दूसरी समीकरण क्या बन रही है हमारे पास 7 पेंसिल है, तो क्या जाएगी 7x प्लस 5y बराबर 46, ये मेरे पास समीकरण नंबर 1, या आगे समीकरण नंबर 2, आगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 को नीचे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, तो हम किसका मान निकालेंगे x का मान, किस विधि से कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लिखेंगे 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y बट्टा के अंदर कितना आ जाएगा 5, ये आ गया मेरे पास x का मान, किसका मान आ गया x का मान, किसका मान आ गया x का मान। अब हमें क्या करना है कुछ नहीं करना, x का मान समीकरण 2 में रखना, क्या करना है x का मान समीकरण 2 में रखना। अब हम लिखेंगे इसको इधर सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखना है x का मान हमें क्या दिया था, x का मान क्या है 50 माइनस 7y बट्टा 5, यानी ये रखना x की जगह, तो लिखेंगे 7 x की जगह लिखेंगे 50 माइनस 7y बट्टा के अंदर 5 प्लस का 5y बराबर 46, या गए 46। अब देखो ये नहीं कट रहा तो इसको क्या करेंगे अंदर से गुणा, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा
सातु पंजा 35, 350 माइनस का गुण 50 वाई बट्टा के अंदर कितना 5 प्लस का 5 वाई बट्टा के अंदर कुछ नहीं तो 1 लगा दो बराबर 46। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ रहा है 5, कितना आ गया 5, तो यार इसको कितने बार लिखेंगे 350 माइनस गुण 50 वाई 5 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 बराबर 46। अब इसको 46 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने बचे वाई लगो यहाँ पर वाई, तो लिखेंगे 350 माइनस गुण 50 वाई गुण 50 में से माइनस का बड़ा है तो हम लिखेंगे माइनस का बड़ा। अब कितना बड़ा है 49 में से 25 को माइनस करो कितना बड़ा है 24 वाई बराबर 5 को 46 से गुणा करो 6 पंजा की 30 कितना गए 30 हासिल का 6 पंजा की 30 हासिल का 3 20 3 23 230। तो अब हम क्या करेंगे 350 को उधर में लेंगे तो माइनस का 24 वाई बराबर 230 माइनस 350 कितना गए 350 लिखेंगे माइनस का 24 वाई बराबर माइनस के अंदर माइनस कितना आ रहा है 120 कितना गए वाई का मान 120। अब इसको आगे सोल्व करते हैं वाई का मान कितना गए 120। देखो माइनस से माइनस क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब हम क्या लिखेंगे 24 वाई बराबर 120, तो वाई का मान कितना गए 120 बट्टा 24 के बाद से कैंसिल हो जाते हैं 24 पंजा 120 कितनी बार 5 बार, तो वाई का मान कितना गए 5 कितना गए 5, और वाई हमने किसको माना था कलम, यानी मेरे पास एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य आ गया कितना गया 5। अब हम क्या करेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या करेंगे वाई का मान इसको समीकरण 3 नाम देते 1 2 3। क्या करेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान समीकरण 3 में 2 3 में रखने पर अब हम कुछ नहीं करना वाई का मान समीकरण 3 में रखना है। 3 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है x बराबर 50 माइनस 7 वाई बट्टा 5 या गए बट्टा के अंदर 5, तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बट्टा 5, तो x बराबर 50 माइनस का 35 बट्टा 5 कितने बच गए 15 बट्टा 5, 15 से कैंसिल कितनी बार 3 बार, यानी x का मान कितना गया 3, यानी x मेरे पास क्या पेंसिल, यानी पेंसिल का मूल्य कितना गया पेंसिल का मूल्य कितना गया 3 रुपए।